Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. If you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है पहले जो पढ़ाया था उसमें? नो मैम। नो मैम। ओके, तो हमने पढ़ा था हैदराबाद कैसे इंक्लूड हुआ था इंटीग्रेशन में, जो सारे फ्रेंचली स्टेट्स थे उनके इंटीग्रेशन में हैदराबाद का कैसा रोल था और किस तरीके से वो फाइनली अग्री करता है। आज हम पढ़ेंगे मणिपुर के बारे में। कुछ दिनों बाद ही इंडिपेंडेंस के महाराजा जो थे मणिपुर के, उनका नाम जो है वो है बौद्ध चंद्र सिंह। ये आपको याद करना है क्योंकि कई बार आपसे पूछा जा सकता है एक्सटर्नल के द्वारा कि भाई मणिपुर के महाराजा कौन थे जब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन उन्होंने साइन किया था और उनका नाम क्या था। तो आपको बताना है बौद्ध चंद्र सिंह उनका नाम था। ठीक है, इन्होंने साइन तो कर दिया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, लेकिन इनको जो भारत की सरकार थी उन्होंने अश्योरेंस दिया था कि ठीक है, आपकी जो इंटरनल ऑटोनॉमी है वो भी आप मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि अपने हिसाब से अपने राज्य को आप चला सकते हैं और प्रॉपर्ली वहां पे काम कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज इन्होंने पहले ही मेंशन कर दी थी। अब प्रेशर जो था वहां पे पब्लिक ओपिनियन का, उसके कारण वहां पे महाराजा ने इलेक्शंस जो हुए वो भी करवाए। जून 1948 के अंदर वहां पे इलेक्शंस हुए। स्टेट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी और मणिपुर जो है वो पहला हिस्सा बना इंडिया का जहां पर इस तरह के इलेक्शन हुए थे, जो कि किस पर बेस्ड है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। कोई बता सकता है व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी? पहले भी पढ़ी है Ma'am, आपने? ma'am, each person above the 18 years has a right to vote, irrespective of religion, gender, caste, etc. वेरी गुड। तो वही चीज जो है यहाँ पे बताया गया है कि भाई मणिपुर जो है, ये चीज आपने मार्क कर लेनी है कि मणिपुर जो है वो पहला हिस्सा था इंडिया का जहां पर इलेक्शन हुए थे और वो किस पर बेस्ड है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि जो भी 18 साल से बड़ा है, ठीक है, उसको वोट करने का यहाँ पे अधिकार मिला था आजादी के बाद में। ठीक है, अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। A few days before independence, the Maharaja of Manipur, Bodha Chandra Singh, signed the instrument of accession with the Indian government on the assurance that the internal autonomy of Manipur would be maintained. कुछ दिन बाद ही आजादी के महाराजा जो थे मणिपुर के बौद्ध चंद्र सिंह, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, अब मैंने आपको बताया था व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, जहाँ पे ये बोला गया था कि हाँ हम इंडियन यूनियन जो है टेरिटरीज का हिस्सा होने के लिए अग्री कर रहे हैं, उस चीज को बोला गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। वो उन्होंने साइन कर दिया था और इंडियन गवर्नमेंट ने इनको अश्योरेंस भी दिया था, इनको पक्का एक तरीके से अपने वर्ड्स दिए थे कि हाँ आपकी जो इंटरनल ऑटोनॉमी यानी आपका जो स्वराज है, यानी कि आप अपने हिसाब से इसको स्व शासन जो है अपना चला सकते हैं मणिपुर के अंदर और वो मेंटेन रहेगा, हम ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे उस तरीके से। Under the pressure of public opinion, the Maharaja held elections in Manipur in June 1948. अब महाराजा के ऊपर किसका उस समय में ज्यादा वो था? वहां की जो प्रजा थी, वहां की जो जनता थी, उनके प्रेशर के कारण इनको अपने यहाँ पर इलेक्शन करवाने पड़े जून 1948 के अंदर। तो आपको ये डेट भी जो है याद रखनी है कि यहाँ पर कब इलेक्शन हुए थे सबसे पहले। ठीक है, एंड द स्टेट बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, और स्टेट क्या बन गई है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी। Do you know what is monarchy? Anyone? Yes, ma'am. हाँ जी बताइए। Ma'am, where the kings are rule, मतलब kings जो है वो रूल करते हैं, are in वेरी rule. गुड, वेरी गुड। वो जगह जहाँ पे वो होता है सिंपली मोनार्की, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि यहाँ पे संविधान जो है वो भी लागू था और यहाँ पे इनको एक संविधान के अंडर एक राज करने का हक मिला हुआ था, इसीलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोला गया है। इस टर्म को आपने जरूर यूज करना है जब भी आप मणिपुर से रिलेटेड इस तरह का आंसर लिखेंगे, तो आपने ये चीज यहाँ पे मेंशन करनी है। Thus, Manipur was the first part of India to hold an election based on universal adult franchisee. इसीलिए मणिपुर पहली जगह बना इंडिया की, ऐसी जगह जहां पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पे बेस्ड इलेक्शन हुए थे। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. नो मैम। अब है, in the legislative assembly of Manipur there were sharp differences over the question of merger of Manipur with India. अब जो यहाँ पर legislative assembly बनी थी मणिपुर की, वहां पर अलग अलग लोगों की ओपिनियन थी और उस पर क्वेश्चन उठाए जा रहे थे कि क्या मणिपुर का
मर्जर होना चाहिए इंडिया के साथ में, क्या मतलब उनकी, अब इन्होंने साइन तो कर दिया था तो वो कहीं ना कहीं इंक्लूडेड तो होना ही था, लेकिन उसको लेकर के भी काफी अलग अलग उनकी विचारधारा थी। While the state Congress wanted the merger, other political parties were opposed to this. अब स्टेट कांग्रेस जो थी वो तो चाहती थी कि भाई हाँ इसको मर्ज कर दो, यानी कि मिला दो इंडिया के साथ में, लेकिन बाकी पार्टीज जो थी वो नहीं चाहती थी कि इसको मिलाओ इंडिया के साथ में। The government of India succeeded in pressurizing the Maharaja into signing a merger agreement in September 1949 without consulting the popularly elected Legislative Assembly of Manipur. अब इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, ऊपर हमने ये देखा कि यहाँ पर आजादी के बाद में इलेक्शन करवाए गए लोगों के दबाव के कारण 1948, अब इलेक्शन हो गए, उसके बाद में वहां पे क्या बनी, लेजिस्लेटिव असेंबली बनी मणिपुर की। वहां पे लोगों की अलग अलग ओपिनियन थी। जो स्टेट कांग्रेस थी वो तो चाह रही थी कि भाई इसको मिलाओ, ठीक है, भले उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर दिया था और उनको बोल दिया था कि हाँ हम इंडियन यूनियन को मान रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग बाग जो है यहाँ पर, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो फिर भी क्वेश्चन उठा रही थी कि इसको पूरी तरह मर्ज करना है मणिपुर को या नहीं। तो इंडिया की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्होंने पूरी तरह प्रेशराइज करके महाराजा से साइन तो करवा लिए मर्जर अग्रीमेंट, और वो कब कराए, 1949 के अंदर, ठीक है। और वो उन्होंने साइन करवा ली और बिना किससे कंसल्ट करे, वहां पे जो प्रॉपरली पॉपुलरली लेजिस्लेटिव असेंबली चुनी गई थी, पहली बार इलेक्शन हुए उसके बाद में जो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर लोग थे, उनसे कंसल्ट करे बिना ही उन लोगों ने महाराजा के साइन करवा लिए थे, ठीक है। तो पहली चीज हमने इसमें क्या देखी कि यहाँ के महाराजा जो थे बौद्धा चंद्र सिंह, उनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पे साइन करवाए गए थे, पहले हमने ये पढ़ा, ठीक है, और उनको ये बोला गया था कि आपकी इंटरनल ऑटोनॉमी जो है वो मेंटेन रहेगी। फिर यहाँ पे लोगों के दबाव में आकर के इन्होंने इलेक्शन करवाए, वहां की जनता के दबाव में आके इलेक्शन कराए। अब जनता ही जब चुन करके, उनके रिप्रेजेंटेटिव चुन करके उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई, तो वहां पर असेंबली के अंदर इस बात पे क्वेश्चन उठाए गए कि क्या मणिपुर को मिलाना सही है इंडिया के साथ में या नहीं है। तो जो कांग्रेस के लीडर्स थे वहां पर, वो तो चाहते थे कि हाँ भाई मिलाओ, और जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के थे वो चाहते थे कि नहीं, मत करो इंक्लूड। फिर क्या किया सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी थी, कौन वहां पे ज्यादा पावरफुल उसमें था, कांग्रेस, तो कांग्रेस वालों ने इन पर, महाराजा पे प्रेशर राइज करके इनको, इनसे मर्जर एग्रीमेंट पे साइन करा लिए सितंबर 1949 के अंदर। और उन्होंने उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली जो चुनी गई थी, प्रॉपरली इलेक्शन कराए गए थे पहली बार, और उसका नाम जो है आता है कि ये पहला हिस्सा है मणिपुर, जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं, उनसे उन्होंने कंसल्ट नहीं करा। इसके कारण क्या हुआ, दिस caused a lot of anger and resentment in Manipur, the repercussions of which are still being felt. अब इसके कारण ही यहाँ पर, क्योंकि उनसे कंसल्ट नहीं करा था, इसीलिए यहाँ पर लोगों को बुरा, वो काफी गुस्सा आया, ठीक है। मणिपुर के अंदर काफी लोग रेसिस्ट करने लगे चीजों से, और उसका रिजल्ट ये था कि आज भी इस चीज को महसूस किया जाता है, वो जो इन्होंने इसको इंक्लूड कराया, और होता ना कि पुरानी चीजें जो हैं वो कभी ना कभी उसका आपको देखने को मिल ही जाएगी झलक, तो वही चीज यहाँ पे भी बताई गई कि आज भी महसूस होती है वो चीज। समझ में आया मणिपुर का? यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। किसी को कोई दिक्कत? रिसेंटमेंट का मतलब है नाराजगी, ठीक है, और रेपरकशंस का मतलब है एक तरीके से विरोध या झटका, ठीक है, याद रखेंगे। और जो जो भी वर्ड्स मैंने बोले हैं वो आपने मेंशन करने हैं अपने आंसर के अंदर, जो जो भी नाम यहाँ पे बताए गए हैं वो आपने याद रखने हैं, और जो भी डेट्स यहाँ पे मेंशनड है वो आपको याद रखनी है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब इलेक्शन हुए थे, कब उन्होंने प्रॉपर साइन किया। अब देखो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर उन्होंने ये तो बता दिया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन उन्होंने साइन किया है, सिंपली ये बताया है इंडिपेंडेंस के कुछ दिनों बाद, प्रॉपर महीना या डेट नहीं बताई गई है, कुछ दिनों बाद बोल दिया गया है, ठीक है। अब ये नीचे देखो, यहाँ पर एक कार्टून बेस्ड क्वेश्चन जो है इससे आएगा, और ये काफी इम्पोर्टेंट है, आपने खुद से अपने वो करनी है थोड़ी सी रिसर्च, और इस कार्टून से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आपको गूगल पर मिल जाएंगे, ठीक है, आप गूगल करेंगे तो भी आपको मिल जाएंगे। सिंपली क्या होता है, एग्जाम्स के अंदर आपको एक कार्टून दे दिया जाता है, और ये कार्टून जो है ये रिलेटेड है उस समय से जब ये मणिपुर के राजा से साइन करवाने के लिए गए थे, और कौन से व्यक्ति थे जो इस चीज में बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहे थे, नाम बता सकते हैं कोई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेरी गुड। तो वो उन्हीं का ये एक वो दिखाया गया है,
यहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन जो है वो साइन कराना चाह रहे हैं, और यहाँ पे मणिपुर का जो राजा है बौद्ध चंद्र सिंह वो बैठे हुए हैं, और ये नीचे जो है स्टेट के लोग जो हैं उनको दिखाया गया है कि ये उनके ऊपर राज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये इनसे साइन करवाने यहाँ पे जा रहे हैं सरदार पटेल, और ये इनको क्या बोल रहे हैं, नो नो डोंट गेट अप योर हाइनेस, जस्ट गिव मी दिस, दैट विल डू, कि आपको उठने की जरूरत नहीं है, आप बस इस ये जो साइन करने का है ना कि एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन, ये सब एक प्रॉपर वो दे रखा है, आप ये दे दीजिए, ये काम कर देगा, ये डॉक्यूमेंट दे दीजिए, ये काम कर देगा। तो बेसिकली ये कार्टून जो है इस पे ये क्वेश्चन आते हैं कि ये यहाँ पे क्या प्रदर्शित कर रहा है, लोगों की स्थिति जो है वहाँ की किस तरह की है, या ये लोगों से इनका रिलेशन क्या रहा है, रूलर का जो प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेशन हुआ था उसमें ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं, ये सारी चीजें सटारिकल उसमें भी पूछी जाती हैं कि क्या ये जो चीज दिखाई जा रही है नीचे लोगों को प्रदर्शित करने के लिए, लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए एक व्यक्ति दिखाया गया है जिसके ऊपर राजा बैठा है, ये पूरी चीज क्या आपके सामने पोर्ट्रे कर रही है। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, 5 से 6 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहला जो है डिवीजन इस तरह का होगा उनका, पहला क्वेश्चन 1 नंबर का और बाकी के 2-2 नंबर की, प्रॉपर आपको वर्ड लिमिट दी जाएगी जिसमें आपको अपने तरीके से ये इंक्लूड करना है। यहाँ पे आपको ये नहीं मिलेगा कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं उनके आपको प्रॉपरली आंसर्स दे दिए जाएंगे और आपने वही है, नहीं, ये आपकी खुद की पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो है और आपकी पर्सनल राइटिंग स्किल्स जो है उन पे बेस्ड आपको आंसर लिखने पड़ेंगे। तो मैंने जो आपको ऊपर ये वर्ड्स बताए हैं कि आपने ये इंक्लूड करना है, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी शब्द जो है इसको यूज करना है, ये सारी जो टर्म्स हैं वो आप कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। उससे होगा ये कि आपका जो आंसर है वो बहुत ज्यादा सही लगेगा, और आपका जो भी जिसके पास भी आपकी बोर्ड के एग्जाम में कॉपी जाएगी या जो भी आपके चेक करेगा, आप उसके सामने सिंपली ये 1-2 टर्म्स देख करके भी टीचर को लगेगा कि हाँ बच्चे को समझ में आ रहा है, एंड ही और शी नोज हाउ टू यूज द प्रॉपर टर्म। ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये सारी चीजें Yes, जो ma'am. आपको बताई जा रही हैं ये आपको प्रॉपरली ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं कि बस सुनो और फिर भूल जाओ। अब बढ़ते हैं आगे, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। अब प्रोसेस जो है नेशन बिल्डिंग का वो ऐसे ही नहीं कि पार्टीशन हुआ और इंटीग्रेशन हो गया प्रिंसली स्टेट का और सब खत्म हो गए। चैलेंजेस जो है वो बहुत सारे थे। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा था कि अब जब जो प्रिंसली स्टेट यानी कि जो राजकुमारों वाला या राजाओं वाला राज्य जो था उनको मिला लिया इंडियन टेरिटरी के अंदर, अब वहां पर डिमार्केशन करना बहुत जरूरी था कि भाई इंटरनल बाउंड्रीज जो है वो कौन सी कैसी कैसी रहेंगी। अब जो ये राजस्थान है उसकी बाउंड्री कैसी रहेगी, कहाँ से कहाँ तक राजस्थान माना जाएगा, किस तरीके से वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स किए जाएंगे यानी ऑफिसर्स जो लगेंगे वो किस तरीके से होंगे, बाउंड्रीज जो हैं इस तरीके से मार्क की गई थी, जो बेसिस थी लिंग्विस्टिक और कल्चरल प्लूरैलिटी पर लेकर के कंट्री की, कि कौन कौन सी लैंग्वेज कहाँ पे बोली जा रही है, कौन से कल्चर को वहां पे फॉलो किया जा रहा है, उस हिसाब से देश की वो जो है मार्क की जानी थी। क्योंकि आपको पता है हिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा है पहले भी कि कैसे एक राज्य दूसरे राज्य पर हमला कर देता था और फिर उसको अपने अंडर ले लेता था, इस तरीके से वो अपना राज्य जो है वो फैलाता जाता था। वो वाली चीज बहुत ज्यादा हुआ करती थी उस जमाने में, और ये होती थी कब, जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे उससे पहले। तो अब जो उनके सामने अलग अलग स्टेट्स थी उनको उन्होंने लिंग्विस्टिक और कल्चरल बेसिस पे उन्होंने मार्क करना था। ठीक है, अब कॉलोनियल रूल के सामने ही स्टेट बाउंड्रीज जो है वो या तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से या सिंपली जो भी टेरिटरीज उन्होंने ब्रिटिशर्स ने अपने अंदर कर रखी थी उस हिसाब से उन्होंने टेरिटरीज मार्क कर दी थी। ठीक है, और या फिर वो जो प्रिंसली रूल पावर्स उन्होंने दे रखी थी कि भाई ठीक है सो एंड सो राज्य जो है वहां के राजा हमारे सहयोग में है, उसके ऊपर उसने ब्रिटिश क्राउन वाली चीज जो है एक्सेप्ट कर ली है, तो वो वाला जो एरिया है वो उन्होंने अपने हिसाब से मार्क कर रखा था। ये 2 तरीके थे पहले के उसमें। अब ये चैलेंज जो था वो, अब हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। The process of nation building did not come to an end with the partition and integration of princely state। ये जो प्रोसेस है नेशन बिल्डिंग का ये उस समय तक खत्म नहीं हुआ कि बस पार्टीशन हुआ और इंटीग्रेशन हो गया प्रिंसली स्टेट का। Now the challenge was to draw the internal boundaries of the Indian states। अब चैलेंज जो था वो ये था कि भाई कैसे कौन सी स्टेट की इंटरनल बाउंड्रीज जो है वो कहाँ से कहाँ तक मार्क की जाए।
दिस वॉज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को ही मार्क करने से मतलब नहीं रखता था, यानी कि सरकार के ऑफिसेस वहां पे सेट कर दो, सिर्फ उसी के लिए ही नहीं था. द बाउंड्रीज हैड टू बी ड्रॉन इन अ वे सो दैट द लिंग्विस्टिक and cultural plurality of the country could be reflected without affecting the unity of nation. अब बाउंड्रीज इस तरीके से मार्क करनी थी कि लैंग्वेज बेसिस पे हो या कल्चरल बेसिस पे, जो प्लूरैलिटी है हमारे कंट्री के अंदर, अलग अलग लैंग्वेज और अलग अलग कल्चर वाले जो लोग हैं, उनकी किसी भी चीज पर उनको इस तरीके से मार्क किया जाए कि पहले तो वो अपने उस चीज को रिफ्लेक्ट करें, और उनकी उनके मतलब जो भी उनकी टेरिटरी है वो इस तरीके से मार्क की जाए कि वो अपने टेरिटरी से सेटिस्फाई हो जाए. साथ ही साथ हमारे देश की जो एकता यूनिटी है उस पर इस चीज का कहीं अफेक्ट ना पड़े, कि कोई सा भी गुट या कोई सा भी ग्रुप या सोशल ग्रुप कह लो या कोई सा भी अलग कास्ट का ग्रुप कह लो, वो ऑफेंड नहीं होना चाहिए कि हमें इतना से इतना ही क्यों दिया. वो वाली चीज को पॉइंट आउट करते हुए यहाँ बताया गया है. During the colonial rule, the state boundaries were drawn either on administrative convenience or simply coincided with the territories annexed by the British government or the territories ruled by the princely powers. अब colonial rule में क्या हुआ करता था, ये लोग ब्रिटिशर्स जो थे स्टेट बाउंड्रीज कैसे सेट करते थे कि उनको अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, यानी कि उनको अपने हिसाब से जो ऑफिसेस लगाने होते थे, जो उनको कन्वीनियंट लगता था, उनको इजी लगता था, वो उस हिसाब से मार्क कर लेते थे, या सिंपली जो भी टेरिटरीज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंदर कर रखी होती थी या अपना हक जमा रखा होता था, वो इस हिसाब से उस जगह के बाउंड्रीज जो है वो मार्क कर देते थे. द टेरिटरीज रूल्ड बाय द प्रिंसली पावर्स, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर भी जो प्रिंसली पावर्स वाली टेरिटरीज थी वो भी अपने हिसाब से वो मार्क करते थे. ये पहले का था. इन दो पैराग्राफ्स के अंदर किसी को कोई भी दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं. No, ma'am. Ma'am, second paragraph. नो मैम. देखो, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या कर रखा था, ब्रिटिशर्स अपने हिसाब से, जैसे उन्होंने किसी एक राज्य पे हमला तो एज इन क्या, उसको अपने अंडर कर लिया, उस पर कब्जा जमा लिया और उसको अपने अंडर कर लिया, फिर उसके पास वाले राज्य को भी उन्होंने अपना वो कर लिया, कब्जा कर लिया, तो वो उन दोनों को मिला करके अपने हिसाब से कि हाँ ये यहाँ से ये, अब ये इसको हम सो एंड सो नाम दे देंगे और ये इसकी बाउंड्री जो है ये तय कर दिया हमने. वो अपनी सहूलियत के हिसाब से टेरिटरीज मार्क करते थे. उन्हें कोई मतलब नहीं था कि वो कल्चर सेम, एक जो दो जगह को मिला करके एक टेरिटरी मार्क कर रहे हैं, उनका सेम कल्चर है या नहीं है, वहाँ के लोग इस चीज से खुश हैं या नहीं है, वहाँ के लोगों की लैंग्वेज सेम है या नहीं है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता था. वो अपनी सहूलियत देखते थे और उस हिसाब से कर लेते थे. और इसके साथ में क्या करते थे, वो दूसरे जो राज्य, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, दूसरे राज्य जो प्रॉपरली जैसे कोई राजा है वो अग्री कर गया कि हाँ ठीक है मैं ब्रिटिश क्राउन के अंडर जो है आने के लिए रेडी हूँ, और आप, मैं अपने कुछ जो खुद के मुद्दे हैं वो तो अपने लेवल पर सॉल्व कर लूंगा, लेकिन मैं कहलाऊंगा वही क्या कहते हैं कि आपके अंडर हूँ मैं, ठीक है. उस हिसाब से भी जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी वो भी अपने हिसाब से वो टेरिटरी उनकी मार्क कर देते थे कि हाँ ये वाला राजा हमारे अंडर है और वो वाला राजा हमारे अंडर है, ब्रिटिश क्राउन के अंडर है, ठीक है. सुप्रीमेसी किसकी होती थी, ब्रिटिशर्स की, लेकिन राजा को अपने इंटरनल मामले जो है उसमें वो अपने हिसाब से डिसीजन ले लेता. तो वैसे जो राज्य होते थे उनको भी ब्रिटिशर्स अपने हिसाब से उनकी टेरिटरीज मार्क करते थे. उनको कोई मतलब नहीं था कि वहां के लोग खुश हैं या नहीं है, वहां की लैंग्वेज सेम है या कल्चर सेम है या नहीं है, यूनिटी है या नहीं, ये सबसे कोई मतलब नहीं था. तो ये सेकंड पैराग्राफ उस चीज को बता रहा है, कॉलोनियल रूल को बता रहा है. अब समझ आया? Yes, ma'am. Thank you. वेलकम. अब है थर्ड पैराग्राफ. Our national movement had rejected these divisions as artificial and had promised the linguistic principle as the basis of formation of the state. अब जो हमारा ये नेशनल मूवमेंट चलाया जा रहा था, उन्होंने ये सारे जो डिवीजन करे हुए थे ना ब्रिटिशर्स के द्वारा, प्रिंसली स्टेट्स वाले जो इंक्लूडेड थे, वो इस पूरे आर्टिफिशियल डिवीजन को उन्होंने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था. जो नेशनल लीडर्स थे, जब नेशनल मूवमेंट चलाया जा रहा था तब, और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि भाई लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल को मेन बेसिस बनाया जाएगा किसी भी स्टेट के. जैसे कुछ क्षेत्र के लोग जो है राजस्थान के, अगर वो राजस्थानी लैंग्वेज बोल रहे हैं तो जितने भी एरियाज राजस्थानी लैंग्वेज बोल रहे हैं, सिमिलर समवॉट सिमिलर लैंग्वेज बोल रहे हैं, उसको वो इंक्लूड करके एक स्टेट बनाएंगे. इस तरह की चीज उन्होंने प्रॉमिस करी थी. In fact, after the Nagpur session of Congress in 1920, the principle was reorganized as the basis of the reorganization
ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ। जब नागपुर सेशन हुआ था कांग्रेस का 1920 के अंदर, तो वहां पर प्रिंसिपल जो है वो बेसिक बेसिस बनाया गया था किसी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का खुद का, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है वो भी इसी चीज पर काम करेगी, लिंग्विस्टिक जोन्स पर काम करेगी। कैसे? मैनी प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज वर क्रिएटेड बाय लिंग्विस्टिक जोन। कई सारी जो ये अपने क्षेत्र की जो कांग्रेस कमिटीज बनाई गई थी वो लैंग्वेज के जोन्स पे बनाई गई थी, लिंग्विस्टिक जोन पे, हु डिड नॉट फॉलो द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और जो ब्रिटिश इंडिया के जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स थे, यानी उन्होंने जो अपने ऑफिसेस लगा रखे थे, उस चीज को वो फॉलो नहीं कर रहे थे। वो लैंग्वेज को लेकर के अपनी कमिटीज बना रहे थे कांग्रेस वाले। समझ में आया किसी को कोई दिक्कत थर्ड पैराग्राफ के अंदर? No, ma'am, no. No, ma'am. ओके। Then we have fourth paragraph. Things changed after independence and partition. चीजें बदली आजादी और पार्टीशन के बाद में। हमारे लीडर्स जो उनको लगा कि हमें स्टेट्स को अलग से कार्व आउट करना पड़ेगा, कार्विंग करनी पड़ेगी उनकी। ठीक है, लैंग्वेज जो है वो बेसिस जो है लैंग्वेज का वो इम्पोर्टेंट है, भले ही वो डिस्टर्ब या डिसइंटीग्रेशन जो है इस चीज को मद्देनजर रखते हुए काम कर रहे थे। ये भी उम्मीद करी गई थी, ये भी महसूस किया गया था कि अब सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हैं उनसे भी हमें थोड़ा अटेंशन हटा के यहाँ पे कंट्री जो चीज फेस कर रही है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी के जो चैलेंजेस हैं। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। थिंग्स चेंज्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन. Our leaders felt that carving out states on the basis of language might lead to disruption and disintegration. Leaders को ये भी उस समय अब उनको चिंता तो हर तरफ से ही थी ना, कि अगर ये लैंग्वेज के बेसिस पे भी अलग अलग चीजें, ये अलग अलग स्टेट्स को टेरिटरी मार्क करते हैं, तो हो सकता है इससे चीजें और बिगड़ जाएं और डिसइंटीग्रेशन हो जाए। जो ये इंटीग्रेट सबको साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है वो और फैल जाए। It was also felt that this would draw attention away from social and economic challenges that the country faced. और ये भी उम्मीद करी जा रही थी, उस समय महसूस किया जा रहा था कि जो बाकी सामाजिक और आर्थिक चैलेंजेस हमारी कंट्री देख रही है, उससे भी लोगों का थोड़ा ध्यान हटेगा अगर इस चीज पे हम ध्यान लगाते हैं तो। The central leadership decided to postpone matters. जो सेंट्रल लीडरशिप थी उन्होंने बोला कि इस चीज को अभी पोस्टपोन कर देते हैं। The need for postponement was also felt because the fate of the princely state had not been decided. Also, the memory of partition was still fresh. अब ये postpone क्यों करी इन्होंने चीज? लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पे जो ये स्टेट्स जो हैं वो डिसाइड कर रहे थे, उसकी इन्होंने ये चीज इसलिए पोस्टपोन कर दी कि बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी भी प्रिंसली स्टेट जो है उनकी किस्मत जो है अभी तक डिसाइड नहीं होनी थी कि भाई वो अग्री करेंगे नहीं करेंगे। और दूसरी चीज आ रही थी कि पार्टीशन जो हुआ था, जो बंटवारा हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, उसकी जो यादें थी वो अभी भी बहुत फ्रेश थी, जख्म था वो अभी भी काफी ताजा था। तो उस चीज को देखते हुए भी इन्होंने ये चीज पोस्टपोन कर दी। समझ में आया किसी को कोई दिक्कत? Yes, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इस चीज को आपने पढ़ना है और फिर उसके बाद में जो भी दिक्कत आए वो आपने इकट्ठी करनी है। कल की क्लास में हम इसको सॉर्ट आउट कर देंगे प्रॉब्लम्स को। नाउ आई एम गोइंग टू सेंड यू लिंक Ma'am, फॉर योर अनदर क्लास। यस